नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। अब नहीं मनाया जाएगा नए साल का जश्न। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में आज से धारा 144 लागू। 7 जनवरी तक पार्टी में लगेगी पाबंदी। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या में राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूटेगा। आज गोरखपुर को विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देंगे सीएम योगी। 114 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। कानपुर में मेट्रो ने पहले दिन लगाए 117 फेरे। 30,000 से ज्यादा लोगों ने किया सफर। कोरोना वायरस का बढ़ता कहर। यूपी में 118 नए मरीज आए सामने। जून के बाद दिसंबर में टूटा रिकॉर्ड। 57 लाख को लगेगी बूस्टर डोज। ग्रेटर नोएडा में फूड प्रोसेसिंग पार्क लुलु ग्रुप को सौंपी गई जमीन। 500 करोड़ रुपए करेगा निवेश। 3,000 करोड़ का होगा कारोबार। कालीचरण महाराज हुए गिरफ्तार। गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। 4 दिन बाद खजुराहो से दबोचा गया। पीएम मोदी नए साल में किसानों को देंगे सम्मान निधि का उपहार। करेंगे 30,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला काम। एयरपोर्ट से सीधे ईसी की मीटिंग में पहुंचे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सरगर्मी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभा हो रही हैं। ऐसे में विपक्षियों को जवाब देने की जगह बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि मंच पर बैठने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट तक करने लगे। दरअसल ये घटना कन्नौज में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान हुई। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था। विधायक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। मंच पर बैठने को लेकर विधायिका और समर्थकों और जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। स्थानीय बीजेपी नेता विपिन द्विवेदी से मंच पर बैठने को लेकर नोकझोंक शुरू हुई। मामला इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के साथ हाथापाई तक शुरू हो गई। बता दें कि यूपी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 5 सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता के बीच रखते हैं। मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वही चलेंगे। हमारे पास सूची आ जाएगी। हम जिन लोगों का नाम बुलाएंगे वही मंच पर चलेंगे। कृपया ध्यान दें, मैं सूची पढ़कर सुना रहा हूं, वही लोग मंच पर रहेंगे। मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वही चलेंगे। हमारे पास सूची आ जाएगी। हम जिन लोगों का नाम बुलाएंगे वही मंच पर चलेंगे। कृपया ध्यान दें, मैं सूची पढ़कर सुना रहा हूं, वही लोग मंच पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को ताला नगरी में संत फिदेलिस स्कूल के पास मैदान पर जन विश्वास रैली को संबोधित करेंगे। वे करीब 50 मिनट तक रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा समेत कई मंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियों व एसपीजी कमांडो ने डेरा जमा लिया है और कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। बुधवार को प्रभारी डीएम सीडीओ अंकित खंडेलवाल, एडीएम सिटी राकेश पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा, एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत के अलावा भाजपा से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रैली स्थल पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें, गृह मंत्री 1:30 बजे से
2:30 बजे तक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वे उन्नाव के लिए रवाना होंगे। इसी तरह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 1:30 बजे मुरादाबाद से ताला नगरी स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 2:30 बजे उन्नाव में होने वाली रैली के लिए रवाना होंगे। जिला पंचायत 12 है, 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं बिना किसी विद्वेष की भावना के ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता, 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता, 2019 में फिर चुनाव जीतने के बाद केंद्र में सरकार बनाई। अब 2022 आ चुका है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अभी हमारी 315 प्लस 10 सीटें सहयोगी हैं, मिलाकर 325 सीटें हमारे पास है और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने का विश्वास हासिल करते हुए यह घोषणा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक 300 से अधिक जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो भीड़ आएगी, आरोप लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है इसमें और भीड़ मतलब सरकारी तंत्र के जरिए दिखाई देती है। मेरा साफ कहना है कि हम डीजल के पेमेंट कर रहे हैं, वाहन का पेमेंट कर रहे हैं, जो डीजल हम बढ़वाएंगे पार्टी की तरफ से उसकी रसीद सार्वजनिक कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं। कितनी बसें आएंगी और कितनी गाड़ियां लगभग आएंगी और किन किन जिलों से मतलब जो है बसें मंगाएंगे? नहीं, किसी जिले की उद्देश्य नहीं है, ये रैली तो किसी जिले की। कितनी बसें आ रही है? हमने बसें कुछ हायर की है बाहर से, इसका मतलब ये नहीं है कि उन जिलों की रैली। जब यहाँ साधन कम है तो बाहर से मंगाएंगे। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, जो आप कह रहे हैं मैं उसका विश्वास करता हूँ, आपकी बात को कोई चुनौती नहीं देगा। मेरा जो आकलन है, मैं अभी बैठक नहीं गीता प्रेस का, मैंने जो मोटा मोटी जिला अध्यक्ष से बात की, महानगर अध्यक्ष से बात की, उसके बाद मुझे लगा कि 50,000 से अधिक संख्या है, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, तो उनका आकलन ये भी होगा कि संख्या 1 लाख आएगी। अगर 1 लाख से अधिक नहीं आएगी या 50,000 से ज्यादा होगी तो हो सकता है कि 70,000 लोग आए, 80,000 लोग आए, लेकिन संख्या बड़ी हो। नहीं, हमने इससे पहले कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बचाव के उपाय रखे थे और आज भी कोई चुनौती हमारे सामने है तो उसका भी उपाय और उससे बचने का उपाय कार्यकर्ताओं के सामने रखे। सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रहेगी, क्या उसका पालन वहाँ? सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, इसका पालन हमने कल कहाँ पे बधाई में, हमने बधाई में भी किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने कारगिल में भी किया था। कारगिल में तो 1.5 लाख के लोग थे। कितने फुट की दूरी रहेगी? कितने फुट की दूरी रहेगी? देखो, 2 गज की जरूरी, मास्क का जरूरी, ये हमारा स्लोगन। तो क्या अगर मास्क वाले लोगों की अलाउ होगा? नहीं अलाउ तो अगर कोई सड़क से निकल के जा रहा होगा तो मुझे आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा गेट पर मास्क चाहिए, जो कार्यकर्ता घर से नहीं लेके आया होगा या आम पब्लिक का आदमी भी नहीं लेके आया होगा, तो ये सेवा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी सदैव रखती है, अपने पास से भी मास्क उपलब्ध कराने का काम करें। क्या हम कहते हैं कि भाई दूरी रहनी चाहिए तो हमें चिंता भी तो करती है। जैसे हमारे में पहलवान दिया होगा तैयारी संभावना 50,000 से 1 लाख के बीच करो, नहीं पूरा ध्यान रखें। समाज बनाने की बात करी, क्या तो मेरे संज्ञान में नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। समाज नाराज, अब उसमें 1-2% लोग रहे होंगे, वो तो लोग भी वैसे भी कहते हैं कि किसान भाजपा के साथ है। कानपुर में मेट्रो का सफर शुरू हो चुका है, जिसका सभी को लंबे वक्त से इंतजार था।
पहले ही दिन 4 मेट्रो ट्रेनों ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 117 फेरे लगाए। इस दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों ने मेट्रो का सफर किया। पहले नंबर पर मोतीझील स्टेशन, दूसरे नंबर पर IIT स्टेशन और तीसरे नंबर पर रावतपुर स्टेशन रहा। वहीं पहले दिन टिकट बिक्री से 8 से 8.5 लाख रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी दोनों टर्मिनल के बीच 4 मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। हर 10 मिनट में यात्रियों को ट्रेनें मिल रही हैं और नए साल में 2 मेट्रो ट्रेनें और आ जाएंगी। तब हर 5 मिनट में यात्रियों को मेट्रो मिलने लगेगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो का सफर चलता रहा। नवंबर 2024 में जब दोनों कॉरिडोर बन जाएंगे तब 39 मेट्रो दोनों रूटों पर संचालित होने लगेंगी। इसी के साथ सुबह IIT से मोतीझील के लिए चली मेट्रो के अंदर स्टेशन आने का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी रही। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। सीएम योगी बुधवार को फर्रुखाबाद पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें, इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू होगा। अब काशी विश्वनाथ धाम भी बन रहा है। योगी ने कहा कि मथुरा वृंदावन को कैसे छोड़ा जा सकता है, वह भी वहां का भी काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन कांग्रेस ने किया। इन्हीं की सरकार में भाजपा, RSS व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते थे। कांग्रेस की यह शरारत देश के खिलाफ अपराध है, उसे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,61,00,000 लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है, वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए, 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए।
लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे। ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये दोसा उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2000 रुपए कर दिया है और साथ साथ ये भी कह दिया 2000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है। भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। भारत में कोरोना का कहर शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में 13,154 नए मामले दर्ज किए हैं, जो कि कुल कल की तुलना में लगभग 4,000 से ज्यादा है। वहीं इस दौरान 268 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। बता दें कि देश में बुधवार को कोरोना के 9,195 मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने कई राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में आज से 7 जनवरी तक के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और एमपी ने रात का कर्फ्यू भी लगा दिया है और कोविड प्रोटोकॉल के नए दिशा निर्देश तक जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 961 हो गई है, जिनमें कि दिल्ली 263 मरीजों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र 252 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे के तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे केकेटी न्यूज के साथ।